देशवासियों को मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभकामनाएं। आज का यह जो पवित्र दिन हमें मिला है वो देश के उन बलिदानी पुरुषों के कारण से मिला है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर इस गुलामी की जंजीर को तोड़कर हम जैसे लोगों को स्वतंत्रता में सांस लेने का अवसर दिया है। उनके प्रति बहुत बहुत नमन। और इस 75 वर्ष की यात्रा में सीमा की सुरक्षा करने की दृष्टि से जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के भी भारत के तिरंगे का मान और सम्मान रखा, उनके प्रति भी बहुत ही एक तरह से आदर से उनको नमन। देशवासियों से भी मेरी विशेष प्रार्थना है जो मेरी बात सुन रहे हैं कि देश में जो चमत्कार आज दिखाई दे रहा है वो देश के गणतंत्र के कारण से दिखाई दे रहा है। जनता के मैंडेट के द्वारा चुनकर आए हुए प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया वो किया तो आखिर उस जनता के आशीर्वाद से ही है। उस जनता का भी बहुत बहुत नमन कि आपने देश के निर्माण में अपने मत का जो उपयोग किया है उसके कारण से आज भारत का मान केवल देश में नहीं दुनिया में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हमारी सेना को भी इतनी ताकतवर बनाने का प्रयास किया कि स्वयं भारत में उत्पन्न होने वाले हथियारों से लगभग 68% हमारी पूर्ति आज उससे हो रही है। देश की जनता के द्वारा दिया हुआ धन से जो हमें राज्य के खजाने में देश और प्रदेश में प्राप्त हो रहा है उसी का सदुपयोग करके जनता की हर छोटी समस्या को हल करने का प्रयास किया है। तो मैं सोचता हूँ देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो इस देश की जनता के मत का है। तो जनता के मत के लिए जनता का बहुत बहुत आभार। लेकिन उस मत से पैदा होने वाले जनप्रतिनिधि इस बात का ध्यान रखें कि जनता ने हमें किसी इच्छा से इस स्थान पर भेजा है। हम उसी समर्पण भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और जनता के हर कष्ट को दूर करके इस देश को एक शक्तिशाली देश बनाएं। अब हम 5वीं आर्थिक शक्ति बने हैं, लेकिन सबकी मन की इच्छा है कि कभी वो दिन भी आवे जब हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 वन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी और सैनिक दृष्टि से भी, सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से आगे बढ़े। एक बार फिर इस गणतंत्र दिवस के पवित्र अवसर पर मैं जनता का बहुत बहुत नमन करता हूं। उन सब बलिदानी पुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व देकर देश को ऊपर उठाने का प्रयास किया। मैं राजस्थान के प्रदेशवासियों को भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि जिस तरीके से भारत आज विश्व की केवल आर्थिक नहीं सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना के साथ वन अर्थ वन फ्यूचर इस भावना के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के स्वाभिमान को भी जागृत करने का समय है। राजस्थान भी हिंदुस्तान के साथ कदम ताल करे, उसी स्वाभिमान के साथ खड़ा हो। हर देश और प्रदेश की धरती पर एक कालखंड में एक अवसर आता है जब कहीं न कहीं उसकी तरक्की में रुकावट आती है, कहीं सियासत हावी हो जाती है। लेकिन राजस्थान क्योंकि संसाधन के नाते और हर लिहाज से पर्यटन, पशुपालन, कृषि हर लिहाज से उन्नत भी है और उसको उसका हक मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि एक प्रतिपक्षी दल के नाते हम लोग लोक जागरण के जरिए, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के जरिए राजस्थान के उस स्वाभिमान को लौटाएं और राजस्थान भी उसी तर्ज पर हिंदुस्तान के साथ खड़ा हो जैसे दूसरे प्रदेशों की मिसाल दी जाती है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ देश में बदला है। छोटी छोटी चीज़ें थी, जनधन के जरिए, उज्ज्वला के जरिए, आवास के जरिए और अनेकों ऐसे उपक्रम हुए। भारत की सेना का भी उदाहरण लें तो आज भारत की सेना आत्मनिर्भर हुई है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हुई है। आज हम ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल खुद बनाते हैं। कोरोना की वैक्सीन भारत ने खुद ने ईजाद की और 75 देशों को केवल हमने अपने देश के लोगों की सुरक्षा नहीं की, दुनिया के 75 देशों को सप्लाई भी की। यानी अब G20 का जो संदेश साफ दिखाई देता है, यूँ तो वैकल्पिक स्तर पर उसकी मेज़बानी कोई भी देश करता है, लेकिन पहली बार 56 स्थानों पर 200 इवेंट होंगे और देश में और दुनिया में अनूठे होंगे, जिससे इस धरती के बारे में जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि हम सब लोग इस पृथ्वी का संरक्षण करें,
इस भावना के साथ G20 भी अच्छे से सफल और संपन्न होगी। मैं राजस्थान प्रदेशवासियों से भी आह्वान करूंगा कि गणतंत्र की भावना तो यही कहती है कि हम अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों के जरिए इस प्रदेश को स्वच्छ बनाने में, इस प्रदेश के भाईचारे और एकता को कायम रखने में हम सब लोग योगदान दें। आज पिछले दिनों आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, वो हाउस टू हाउस अभियान चलाने की बात आप लोगों को कहकर के गए। कांग्रेस के अभियान को किस तरह देखते हैं, आपके अभियान की क्या तैयारी? देखिए, कांग्रेस ने पहले तो पाखंड किया भारत जोड़ो का। राहुल गांधी के नाना ही थे जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। जिन्ना की और नेहरू की महत्वाकांक्षा ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। अब वो भारत जोड़ो के एक सियासी से जुमले के साथ में निकले। न तो कांग्रेस को फायदा हुआ, न कांग्रेस जुड़ी, और भारत पहले से जुड़ा हुआ था। भारत सांस्कृतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ था। उसको जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों के योजना के जरिए जोड़ा, स्वर्णिम चतुर्भुज के जरिए जोड़ा, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान के जरिए, भारतमाला के जरिए, वंदे भारत के जरिए और मन की बात के जरिए जोड़ने का काम किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की पंचलाइन तो राजस्थान की जनता की कमर तोड़ो और बाद में हाथ जोड़ो, और हाथ जोड़ो का नतीजा साफ दिख रहा है। न तो उनके मन जुड़े हैं, न उनमें किसी तरीके की सद्भावना कहीं दिखती है। और मुझे लगता है कि ये हाथ से हाथ जोड़ो भी, ये भी एक सियासी पाखंड है। पर मुझे लगता है कि 2023 में कांग्रेस के हाथ जुड़े कि नहीं जुड़े, लेकिन राजस्थान की जनता कांग्रेस से जरूर हाथ जोड़ लेगी। सर, आसीन में देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी की भावना को लेकर काम करने वाली पार्टी है। जनसंघ के ज़माने में जब 3% मत था, जब 3 सीटें थी, उससे लेकर 303 तक पहुँचे हैं। तो हम हर घर तक गए, हर दर तक गए, हर दरवाजे तक गए हैं। और इसलिए स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आह्वान है कि हमें इस काम को और ज़्यादा मुखरित करना है, और ज़्यादा विस्तारित करना है, ताकि 3 श्रेणी होती है। एक तो कार्यकर्ता का पक्ष प्रबल है, दूसरा श्रेणी है आम जनता है, तीसरी श्रेणी वो है जिनको सरकार की नीतियों का लाभ मिलता है। वो हमारा शुभचिंतक बने, मतदाता बने। तो उनका मंतव्य यही था कि हमें हर तबके तक, केवल चुनाव के लिए नहीं, केवल वोट के लिए नहीं, हमें उनके दुख तकलीफ़ों को भी सुनकर उसके निराकरण के लिए भी लोगों तक जाना है। सर, आसीन में पीएम मोदी आयोजन होने जा रहा है, सियासी मायने क्या हैं इसके? देखिए, प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने देखा, समझा और सुना होगा, एक तरीके से देश में आध्यात्मिक पुनरुत्थान का काम प्रधानमंत्री करते हैं। वो चाहे राम मंदिर के जरिए करें, चाहे काशी विश्वनाथ के जरिए करें, चाहे उज्जैन के बाबा महाकाल के जरिए करें। और विष्णु अवतार श्री देवनारायण भगवान, जो आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे, जो गोरक्षक थे, अपने आप में, क्योंकि हमारे लोक देवताओं का इतिहास भी नई पीढ़ी पढ़ती नहीं है, उनको समझती और सुनती नहीं है। श्री देवनारायण भगवान ऐसे देवता हुए कि जो समाज को बांधकर गो रक्षा से लेकर, गो संरक्षण से लेकर और इस प्रकृति के संरक्षण तक तमाम काम किए। तो प्रधानमंत्री जी की उत्कंठा रहती है कि ऐसे सभी स्थानों का, ऐसे सभी देवी देवताओं का, ऐसे सभी लोक देवताओं को नई पीढ़ी समझे और जाने। इस लिहाज से वो कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, उनकी सांस्कृतिक यात्रा है। वहाँ वो आएंगे, उनको नमन करेंगे। और जो हमारी देवनारायण भगवान की जो जन्मस्थली की समिति है, वो और संस्कृति मंत्रालय उसके आयोजक हैं। और उस लिहाज से बाकी लोग भी, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सब लोग जाएंगे, वो भी उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी को देखने और सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग आएंगे। गुर्जर नाराज हैं सरकार से, आपको लगता है ज़्यादा तादाद आएगी? पायलट को वो नहीं मिला जो वो चाहते थे, इसलिए